जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा लश्कर का एक बड़ा कमांडर। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत का मेल यूएवी प्रोग्राम में डिले। प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को एक नई वार्निंग। जीआरसी ने एक साथ 3 फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म्स दिए भारतीय नौसेना को। और ईरान ने रिजेक्ट किया पाकिस्तान के मध्यस्थता वाले दावे को। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है शबीर अहमद लोन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो सुअर है ये बांग्लादेश के ढाका रीजन से ऑपरेट कर रहा था और लोकल ऑपरेटिव्स के माध्यम से भारत में आतंकी गतिविधियों को कंडक्ट करने में मुख्य रूप से शामिल था। और अपने मॉड्यूल के लिए ये नए सुअरों की भर्ती भी कर रहा था और विशेष रूप से इसके टारगेट में थे इलीगल इमिग्रेंट्स। और ये भी बताया गया कि इसके जो कनेक्शन है वो लश्कर के टॉप लीडरशिप के साथ थे और ये भारत में बस्ट किए गए उस आतंकी नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था जिसके तहत उसके 8 ऑपरेटिव्स पहले गिरफ्तार किए गए। और ये हाईली रेडिकलाइज ऑपरेटिव्स के मॉड्यूल को लीड कर रहा था। और पिछले महीने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन की वॉल्स पे जो प्रो पाकिस्तानी और प्रो टेरर पोस्टर्स लगाए गए थे तो उस वाले मामले में भी ये शामिल था। और फिर वही सिमिलर से पोस्टर्स दिल्ली की और भी मल्टीपल लोकेशंस पर बाद में पाए गए थे। उन पोस्टर्स में बुरहान वानी जैसे आतंकी को ग्लोरीफाई किया जा रहा था, उसमें एंटी इंडिया स्लोगन्स थे और ये मॉड्यूल आगे भारत में और भी आतंकी गतिविधियों के लिए योजना बना रहा था। और पिछले महीने जो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में कोऑर्डिनेटेड रेड्स के माध्यम से गिरफ्तारियां की गई थी तो उन आतंकियों की गिरफ्तारियों के साथ ही इसके बारे में जानकारी मिली थी कि इसके मॉड्यूल का जो हेड है वो यही शबीर अहमद लोन उर्फ राजा उर्फ कश्मीरी है जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा है। और इसकी योजना में शामिल थी इंडियन आइडेंटिटीज़ को हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों का इस्तेमाल करके भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देना। यानी कि जो बांग्लादेशी भारत में लीगल तरीके से घुसे हैं और जो फेक आइडेंटिटी बना के यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको इस्तेमाल किया जाने वाला था। और इस शबीर अहमद लोन को कल रात 10 बजे गाजीपुर वाले एरिया से पकड़ा गया है। और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया कि इसने कई सारे लोकेशंस पर रिकॉनेसेंस भी कंडक्ट करी थी और उसने विशेष रूप से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है ताकि वो इन जगहों पर आतंकी हमले कंडक्ट कर सके। पर चूंकि इसका एक मॉड्यूल पहले ही डिसमेंटल हो चुका था तो फिर ये भारत में नए मेंबर्स के रिक्रूटमेंट को ही एक्सप्लोर करने के ऑब्जेक्टिव के साथ वापस लौटा था और उस दौरान ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसको पकड़ लिया। ये बताया गया कि 2 हैंडलर्स के साथ कांटेक्ट में था जिनके कोड नेम है अबू हुजैफा और सुमामा बाबर जो कि लश्कर के साथ एफिलिएटेड ऑपरेटिव्स है। और इससे पहले ये 2007 और 2015 में भी पकड़ा जा चुका है। और जब 2015 में से दोबारा से पकड़ा गया था तब इसके साथ सज्जाद गुल नाम के एक और सुअर को पकड़ा गया था। और सज्जाद गुल वही है जो कि बाद में पाकिस्तान भाग गया था और फिर वहाँ पे उसने टीआरएफ जैसे सुअरों के संगठन की स्थापना करी। और इसके पास से लगभग 2300 बांग्लादेशी रुपया, लगभग 3000 से 5000 पाकिस्तानी करेंसी और लगभग 3000 इंडियन करेंसी और नेपाली सिम कार्ड्स भी रिकवर किए गए। और निश्चित रूप से क्रॉस बॉर्डर टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करने में यह भारत की एजेंसीज के लिए एक बड़ी सफलता है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अब इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक नई स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें उनका ये कहना है कि जो अमेरिका है वो ईरान में उनके मिलिट्री ऑपरेशंस को समाप्त करने के लिए ईरान की नई रिजीम के साथ सीरियस डिस्कशन में है। एक अच्छी प्रोग्रेस की बात भी इसमें की गई है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर किसी भी कारण से ये डील जल्द ही पूरी नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बिजनेसेस के लिए इमीडिएटली ओपन नहीं किया जाता है तो फिर अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स, ऑयल वेल, खर्ग आइलैंड डिसैलिनेशन प्लांट, इन सभी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस अनाउंसमेंट पर ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर कोई कमेंट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। वहीं इसी बीच स्पेन के रक्षा मंत्री की तरफ से बताया गया कि स्पेन ने यूएस के उन सभी प्लेन्स के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है जो कि ईरान के साथ वॉर में शामिल है। और वहीं इससे पहले ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्पेन ने अपने मिलिट्री बेसिस के एक्सेस को भी मना किया था। और स्पेन गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये एक तरफा युद्धों के खिलाफ उनके रुख के अनुरूप है। और जबकि ईरान के साथ वॉर को लेकर यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेंगे और उसमें महीने नहीं लगने वाले हैं। लेकिन यूएस को इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि इस वॉर को लेकर उनके ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में है क्या, तो वो तो अभी तक शायद किसी को भी क्लियर नहीं है। लेकिन अब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियरली बताए हैं। पहला है ईरान एयरफोर्स का डिस्ट्रक्शन, ईरानियन नेवी का डिस्ट्रक्शन, ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म करना और उनके फैक्ट्रीज का डिस्ट्रक्शन ताकि वे फ्यूचर में और भी ड्रोन्स या मिसाइल्स को ना बना पाएँ और इसके पीछे वो छुपकर न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश दोबारा से ना करें। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से बताया गया कि खोंडाब में जो 27 मार्च को ईरान के हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट को हमला किया गया था तो वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है और अब वो प्लांट ऑपरेशनल नहीं है।
एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि दलाल नेशन पाकिस्तान जो एक क्लेम कर रहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करवाने के लिए वो ईरान और यूएस के बीच मध्यस्थता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि इसमें जो पाकिस्तान है वो केवल एक डिलीवरी बॉय की भूमिका निभा रहा है और उसको इस काम के लिए रखा है उसके बड़े मालिक अमेरिका ने, और उसका काम है अमेरिका के द्वारा दिया गया मैसेज ईरान तक पहुंचाना। और इस बात का कंफर्मेशन तो अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी देखने को मिल गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि अमेरिका के साथ ईरान के कोई भी नेगोशिएशंस नहीं चल रहे, और इसके साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इस वॉर को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के किसी भी नेतृत्व वाले डिप्लोमेटिक एफर्ट में ईरान शामिल नहीं है। लेकिन अब भी कुछ लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो भारत से बेटर है। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, यहाँ पे बस एक नौकर अपने मालिक के ऑर्डर्स मान रहा है और वो कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है, वो बस एक डिलीवरी बॉय बना हुआ है। और जबकि पाकिस्तान के इसी मध्यस्थता वाले दावे पर इजरायली विदेश मंत्रालय की स्पेशल एनवॉय की तरफ से भी कहा गया कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी क्या सोचकर ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वे खुद को रेलिवेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिहादी आतंकवाद की दुनिया में तो वो खुद एक बड़ी समस्या है, लेकिन वे कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस बात का यकीन नहीं है कि वे बहुत इसमें सफल होंगे, और मुझे लगता है कि बस वे इस समय किसी भी तरीके से रेलिवेंट बने रहना चाहते हैं। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच ईरान में यूएस प्रेसिडेंट के मिलिट्री एक्शंस के विरोध में यूएस और यूरोप में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैलीज देखने को मिली है, जिसमें कई हजार की तादाद में लोग शामिल हुए, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप पर अत्यधिक सत्तावादी तरीके से काम करने का आरोप लगाया गया है। और लोगों का ये मानना है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अब एक इलेक्टेड लीडर की बजाय किसी किंग की तरह एक्ट कर रहे हैं। आज जीआरएसी ने भारतीय नौसेना को एक साथ 3 फ्रंटलाइन नेवल प्लेटफॉर्म्स डिलीवर किए, जिनमें शामिल है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट दूनागिरी, दूसरा प्लेटफॉर्म है चौथी सर्वे वेसल लार्ज संशोधक, और तीसरा है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अग्रे। और ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी जीआरएसी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, उनके इनहेंस्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी और समय के अंदर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नेवल प्लेटफॉर्म्स को डिलीवर करने की एबिलिटी, तो इसको भी प्रदर्शित करता है। और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के साथ जीआरएसी ने 118 वॉरशिप्स को बनाने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जिसमें से 80 भारतीय नौसेना को ऑलरेडी डिलीवर की जा चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि भारत की जो मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवीज को विकसित करने वाली योजना है, तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना में डिले का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाली कंपनीज ने अपनी बिड सबमिट करने के लिए और टाइम मांगा है। और इसी वजह से जो 30,000 करोड़ रुपीज़ का टेंडर है, तो उसकी डेडलाइन 2 और महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस ने देश भर के स्कूल्स, हाई कोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, तो यहाँ पे 1100 से अधिक फर्जी बॉम्ब थ्रेट्स भेजने वाले व्यक्ति को मैसूर से गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति की पहचान श्रीनिवास लुइस के तौर पर हुई है, जो कि 47 वर्ष का है, और इसे दिल्ली पुलिस और लोकल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन यही सजेस्ट करती है कि जो व्यक्ति है ये संभावित रूप से किसी तरह के मेंटल स्ट्रेस में था। और इनिशियल इंटेरोगेशन में इस आरोपी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि इसने देश भर के अलग अलग संस्थानों में 1100 से अधिक होक्स बॉम्ब थ्रेट्स भेजे थे। साब ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया गया है जो उनका 84 mm का शोल्डर फायर्ड रिकॉइललेस एंटी टैंक वेपन है 84, तो अब ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इसे एक सिंगल सोल्जर ऑपरेशन के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। यह लाइट वेट है, जो कि स्ट्रक्चर्स, लैंडिंग क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, एनिमी पर्सनल, तो इनके खिलाफ एक इफेक्टिव फायर पावर प्रदान करता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिससे खुलासा होता है कि कैसे पाकिस्तान ने यूएस के साथ अपने टाइज को सही करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया है, और इसमें क्रिप्टो करेंसी वाली स्ट्रेटजी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया गया है। और इस सब में मदद के लिए एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर बिलाल बिन साकिब का नाम सामने आया है, जो कि 35 वर्ष का है और एक क्रिप्टो ब्रो नाम से मशहूर है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसने पाकिस्तान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच टाइज को इंप्रूव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जा रहा है कि जो साकिब है इसने ट्रंप से लिंक रखने वाले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, तो इसके साथ लिंक स्टैब्लिश किए, और इसके थ्रू पाकिस्तान को ट्रंप के इनर सर्किल का एक डायरेक्ट एक्सेस मिला। यूएस के साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव करने में मदद मिली, और पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर है तो उसे कुछ मल्टीपल पावरफुल रोल्स भी बहुत तेजी से मिले, जैसे कि पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल का प्रमुख है, ये पाकिस्तान की पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर का एडवाइज़र भी है, ये वर्चुअल एसेट अथॉरिटीज़ का चेयरमैन भी है। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति वो हर किसी को पता ही है। आईएमएफ के लोन्स पर कितना निर्भर है, दूसरी कंट्रीज़ के लोन पर वो कितना निर्भर है, उसका रिजर्व ऑलरेडी लो है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने क्रिप्टो और प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया है इन्फ्लुएंस को गेन करने के लिए, एक शॉर्टकट की तरह, यानी कि ये एक तरह की नेटवर्क बेस्ड लॉबिंग है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए जो पाकिस्तान ने पीओके और बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को पिच किया था, तो उसके अलावा ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को भी पाकिस्तान ने पिच किया था। लेकिन इस क्रिप्टो स्ट्रेटजी की सबसे डार्क साइड ये है कि इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फाइनेंसिंग, इसमें विशेष रूप से बहुत ज़्यादा किया जा सकता है।
स्पेशली पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर रेगुलेशंस बहुत ही खराब हैं और जहाँ का मिलिट्री टेरर नेक्सस काफ़ी मशहूर भी है। और चूंकि पाकिस्तान की कोई स्टेबल डिप्लोमेसी नहीं है, उसकी कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए अब वो क्रिप्टो नेटवर्क्स के माध्यम से बैकडोर लॉगिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूंकि क्रिप्टो को ट्रेस करना लगभग ना के बराबर है, तो इस वजह से पाकिस्तान के मामले में ऐसे आतंकवाद का रिस्क और बढ़ जाता है। और पाकिस्तान की क्रिप्टो डिप्लोमेसी एक बार फिर से भारत के खिलाफ कल भविष्य में टेरर फंडिंग के लिए एक इनविजिबल चैनल की तरह बन सकती है। और इस पूरे नेटवर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ये सभी इन्वॉल्व है। और अब आप समझ सकते हैं कि पिछले साल पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे की ही तारीफ करते हुए इतना क्यों देख रहे थे। उसका कारण था ये पूरा इकोसिस्टम। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट की जा रही हैं कि भारत में फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद हो गए हैं और मार्च में अगले वीट हार्वेस्ट सीजन के लिए एक मैसिव फूड शॉर्टेज होने वाली है। तो भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कंफर्म किया गया कि ये सारी फेक न्यूज़ हैं और जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं और इस तरह की फेक न्यूज़ से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 24 से 28 मार्च तक इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज द्वीप शक्ति को कंडक्ट किया था, जिसमें कोस्टल एंड आइलैंड डिफेंस ऑपरेशंस के साथ एक रैपिड रिस्पांस के लिए इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी को भी वैलिडेट किया गया है। और इस दौरान कोऑर्डिनेटेड एम्फीबियस असॉल्ट्स, मैरीटाइम डोमिनेंस ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स बीच लैंडिंग ड्रिल्स तो ये कंडक्ट की गई थी। और इस दौरान नेक्स्ट जनरेशन की इक्विपमेंट, ड्रोन्स तो इनको भी डिप्लॉय किया गया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1951 में 4 असम राइफल्स के राइफलमैन तिल बहादुर गुरुंग और 1979 में 6 असम राइफल्स के लांस नायक लालमल स्वामा लुसाई ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1995 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल एसएस मिश्रा वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2016 में छत्तीसगढ़ में नक्सल द्वारा प्लान किए गए आईईडी के ब्लास्ट में सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डी दिजयराज, हेड कांस्टेबल प्रदीप तिर्के, कांस्टेबल देवेंद्र चौरसिया, कांस्टेबल आर दास, कांस्टेबल रूप नारायण दास, कांस्टेबल रंजन दास, कांस्टेबल मृत्युंजय मुखर्जी और कांस्टेबल एसएन उदय सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत ने अपना एंटी सैटेलाइट वेपन किस मिशन के तहत टेस्ट किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।